हेलो एवरीवन, दिस इज़ एफकेमेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ इंजीनियर फरमान खान। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैंने आप लोगों को किसी स्प्लिट टाइप एयर कंडीशनर के अंदर अगर कंप्रेसर का साइज़ छोटा या बड़ा हो, या किसी एसी के अंदर अगर रेफ्रिजरेंट का जो मकदार है जो हम चार्ज करते हैं वो कम या ज़्यादा हो जाए, तो इससे यूनिट के अंदर क्या इफ़ेक्ट्स पैदा होंगे, कंप्रेसर पर क्या इफ़ेक्ट पैदा होंगे, और साथ ही साथ यूनिट के अंदर का जो परफॉर्मेंस है वो कैसे होगा। सो आज हमने इंडिविजुअली कंप्रेसर पर ही फोकस करना है। जो रोटरी कंप्रेसर हम लगा लेते हैं कि अगर फर्ज कर ले एक नॉर्मल R22 का जो कंप्रेसर है वो जब किसी एक 1 टन ऑफ एयर कंडीशनर यूनिट के अंदर ऑपरेट हो रहा होता है, तो हमें पता है कि रोटरी कंप्रेसर सक्शन लाइन पर जो प्रेशर है इसका वो 70 psi या 65 psi तक मेंटेन होता है, और जो डिस्चार्ज प्रेशर है आपके रोटरी कंप्रेसर के आगे वो 280 या 290 या 300 psi तक ऑपरेट होता है। तो ये इस कंप्रेसर के लिए एक नॉर्मल कंडीशन है। अब अगर फर्ज कर ले जाने अनजाने में हम अगर ये कंप्रेसर चेंज करेंगे और एक नॉर्मल कंप्रेसर की जगह अगर छोटा कंप्रेसर हम लगा लेते हैं, तो यूनिट के परफॉर्मेंस और कंप्रेसर के सेहत पे क्या असर पड़ेगा। और अगर हम इस नॉर्मल कंप्रेसर की जगह जो बड़ा कंप्रेसर अगर हम लगा लेते हैं, तो इससे यूनिट के परफॉर्मेंस और कंप्रेसर के सेहत पे क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस करना है। अच्छा, आगे चलें। अगर मान ले कि आपने कंप्रेसर का साइज़ तो बिल्कुल सही कैपेसिटी के मुताबिक लगाया हुआ है, लेकिन अगर मान ले एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि किसी 1 टन एयर कंडीशनर के अंदर हम 1 kg का रेफ्रिजरेंट चार्ज कर रहे हैं, मतलब इतना ही चार्ज किया जाता है। वैसे मिसाल दे रहा हूँ, हो सकता है 1 टन के अंदर 700 ग्राम या 800 ग्राम या 900 ग्राम का ही चार्ज हो, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पर एक 1 kg का ही आपको बता रहा हूँ कि अगर हम इस यूनिट के अंदर जो अभी मैंने आप लोगों को डायग्राम में दिखाया कि अगर हम इस यूनिट के अंदर 1 kg का R22 चार्ज करके ये नॉर्मली ऑपरेट हो रहा होता हो, तो अगर फर्ज कर ले हमने ये रेफ्रिजरेंट का मकदार जो है वो कम चार्ज किया, 600 ग्राम चार्ज किया, तो इससे यूनिट के परफॉर्मेंस और कंप्रेसर की सेहत पे क्या असर पड़ेगा। और अगर हमने कंप्रेसर के अंदर जो 1 kg का रेफ्रिजरेंट ही चार्ज होता है उसमें अगर हमने थोड़ा सा ओवर रेफ्रिजरेंट चार्ज करके 1.4 kg का अगर चार्ज कर दिया, तो इससे यूनिट के परफॉर्मेंस और रोटरी कंप्रेसर के सेहत पे क्या असर पड़ेगा। अच्छा, ये चीज़ हम दिखाने वाले हैं इस चार्ट की मदद से। ये प्रेशर इंथैल्पी का चार्ट है जो कि R22 के रेफ्रिजरेंट के लिए है, और इसमें मैं आपको थोड़ा सा सिंपली बताता चलूँ कि ये जो हमारा यहाँ से प्रोसेस है यहाँ तक, ये कंप्रेशन का प्रोसेस है। यानी इस कंप्रेशन के प्रोसेस में एक तो आपको अगर आप देख लें, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि फर्ज कर लिए 0.1 है और ये 0.2 है, ठीक है। अब 0.1 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो तकरीबन कोई 4.8 बार का प्रेशर है वो ये शो कर रहा है कि यानी इतना प्रेशर जो है वो इस इवापोरेशन के प्रोसेस में, ये आपके पास इवापोरेशन का प्रोसेस है। इवापोरेशन के प्रोसेस में जो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर है वो तकरीबन कितना है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, 4.8 बार या समथिंग, थोड़ा सा इसे कम या ज़्यादा हो सकते हैं, इतना है, ठीक है। फिर उसके बाद जब रेफ्रिजरेंट कंप्रेस हो रहा होता है, जब रेफ्रिजरेंट कंप्रेस हो रहा होता है तो इस दौरान एक तो प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर किस तरह बढ़ेगा, मिसाल के तौर पर ये पहले प्रेशर इतना था, जब ये 0.1 से 0.2 पर चला गया तो दूसरा जो प्रेशर है कंडेंसिंग का वो कितना है, ये तकरीबन 24 बार है, यानी 20 से ज़्यादा है और 30 से कम है, तकरीबन 24 बार है। 24 बार तकरीबन कोई 280-290 psi के बराबर ही होता है, तकरीबन इतना ही होता है, ठीक है। तो इस दौरान एक तो प्रेशर बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 4.8 बार से बढ़ गया तकरीबन 24 बार तक, ठीक है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या हुआ कि जो इस पॉइंट नंबर 1 पर इंथैल्पी का पोजीशन था वो कितना था, ये तकरीबन कोई 400 किलो जूल बता रहा है, 400 किलो जूल पर केजी। और जब कंप्रेशन ख़त्म हुआ 2 पॉइंट पर, तो जो इंथैल्पी का पोजीशन है यानी जो हीट ऐड हुआ है कंप्रेसर के रेफ्रिजरेंट के अंदर वो कितना ऐड हुआ, तकरीबन यहाँ तक आप देख सकते हैं कोई 450 किलो जूल पर केजी तक जो हीट है वो ऐड हुआ है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक हीट है ये कंप्रेशन के दौरान ही ऐड हुआ है रेफ्रिजरेंट में।
तो जब हम कंप्रेसर का साइज कम लगा लेते हैं या बढ़ाते हैं तो इस हीट पर क्या असर पड़ेगा, इस हीट पर क्या असर पड़ेगा, और साथ ही साथ ये जो प्रेशर बना रहा है इस प्रेशर पर क्या असर पड़ेगा, ये मैंने आप लोगों को इस चार्ट से समझाना है। ठीक है, अच्छा स्टार्ट लेते हैं हम अपने जो हमारा बेसिक साइकिल है उससे हम स्टार्ट लेते हैं कि जो नॉर्मल एयर कंडीशनर होता है R22 का, उसमें क्या होता है कि जो रोटरी कंप्रेसर हम इस्तेमाल करते हैं उसके सक्शन पर 70 psi या 65 psi का सक्शन प्रेशर होता है और 280, 290 या 300 psi तक तकरीबन डिस्चार्ज प्रेशर होता है, और सक्शन टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस होता है। डिस्चार्ज टेम्परेचर तकरीबन 75, 80 तक भी हो सकता है, 65 तक भी हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्रेशर या एक ही टेम्परेचर हो, थोड़ा बहुत इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ठीक है, अब इन हालात में आपका जो एयर कंडीशनर है, जो ये 1 टन है, 12,000 BTU पर आवर की कैपेसिटी वाला एयर कंडीशनर है, ये बिल्कुल नॉर्मली ऑपरेट हो रहा होता है अगर इसके कंडेंसर, कैपिलरी ट्यूब, इवापोरेटर ये सारे नॉर्मल यानी इसी कंप्रेसर के मुताबिक ही डिज़ाइन हो, तो ये एयर कंडीशनर यूनिट आपका नॉर्मली ऑपरेट होगा। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर ये कंप्रेसर ख़राब हो के अब हम इसमें कंप्रेसर चेंज कर रहे हैं, तो अगर हम कंप्रेसर चेंज करते हुए किसी मजबूरी की वजह से जो साइज़ इसमें लगना चाहिए था उसकी जगह अगर हम छोटा साइज़ लगा लेते हैं, तकरीबन 9,000 BTU का पावर कैपेसिटी रखने वाला, तो अगर छोटा कंप्रेसर लगा लेते हैं तो यूनिट के परफॉर्मेंस पे आपका क्या असर पड़ेगा। सो ये अब हम आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि सबसे पहले आपने ये जानना है कि जो कंप्रेसर होता है इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है। कंप्रेसर का बेसिक फंक्शन क्या होता है? देखिए, कंप्रेसर का जो बेसिक फंक्शन है वो ये है कि कंप्रेसर इवापोरेटर साइड से कुछ रेफ्रिजरेंट खींच कर अपने अंदर से फ्लो करवाता है। ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर तो बढ़ाते हैं, जाहिर बात वो तो आपको पता ही है, लेकिन कंप्रेसर का एक मखसूस मास फ्लो होता है जो कि अपने अंदर गुजार सकता है, और इसको कंप्रेसर की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी कहते हैं। यानी किसी कंप्रेसर की वो इस्तिताअत, किसी कंप्रेसर के अंदर वो सलाहियत, वो एबिलिटी कि जिसके तहत कितना वॉल्यूम, कितने हुजूम का रेफ्रिजरेंट अपने अंदर खींच कर और उसको टेम्परेचराइज करके अपने अंदर से आगे डिलीवर करता है डिस्चार्ज के रास्ते से। ये उस कंप्रेसर की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आप इसको कह लें या मास फ्लो रेट कह लें। ठीक है, अच्छा ये मास फ्लो रेट जो कंप्रेसर अपने अंदर से फ्लो करवा रहा है, ये कितने टाइम में कितना ग्राम या कितने किलोग्राम ये अपने अंदर गुजार रहा है, ये फिर इस कंप्रेसर का पावर बन जाता है, यानी मास फ्लो का जो रेट है वो बन जाता है। मिसाल के तौर पर अगर ये जो नॉर्मल रोटरी कंप्रेसर लगा हुआ है, अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये R22 का जो रेफ्रिजरेंट है ये पर सेकेंड में अपने अंदर से 150 ग्राम का रेफ्रिजरेंट अगर अपने अंदर गुजार सकता है। देखिए, मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट देने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ये 150 ग्राम ही हो। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये एक नॉर्मल रोटरी कंप्रेसर है और इस जो 1 टन ऑफ एयर कंडीशनर के अंदर लगा हुआ है, तो ये कंप्रेसर अपने अंदर 150 ग्राम का रेफ्रिजरेंट ही पर सेकेंड में फ्लो करवा सकता है। ठीक है, तो अब अगर इसकी जगह हम छोटा कंप्रेसर लगाएंगे तो उससे साइकिल के अंदर क्या कंसिक्वेंसेस होंगे? इससे साइकिल के अंदर कंसिक्वेंसेस जो है वो ये है कि ये कंप्रेसर अभी छोटा है, तो इससे क्या होगा कि जिस मास फ्लो रेफ्रिजरेंट के लिए यहाँ पर बड़ा कंप्रेसर होना चाहिए था वो अब यहाँ पर छोटा है। तो छोटे होने का मतलब ये है कि जो नॉर्मल 150 ग्राम पर सेकेंड का रेफ्रिजरेंट वो अपने अंदर गुजार सकता था, अब ये तकरीबन कम होके कोई 120-115 ग्राम का रेफ्रिजरेंट अपने अंदर गुजार सकेगा। इसका मतलब ये है कि कंप्रेसर का जो कंप्रेशन रेशियो है वो ही कम हो जाएगा। कंप्रेसर का कंप्रेशन रेशियो का मतलब ये है कि यानी पर सेकेंड में अगर ये 115 ग्राम का रेफ्रिजरेंट अपने अंदर फ्लो करवाए तो पर सेकेंड में ये रेफ्रिजरेंट काफ़ी कम है आपके कंडेंसर के अंदर या इवापोरेटर के अंदर जो हीट एक्सचेंज है, यानी इवापोरेटर के अंदर जो हीट एक्सचेंज हो रहा है रूम के एयर के साथ, तो जाहिर बात है अगर यहाँ पर पंपिंग ही कम होगा तो पंपिंग कम होने की वजह से आपका कंडेंसेशन मुतासर होगा, यानी कंडेंसेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, क्योंकि कंडेंसर के अंदर आप जो प्रेशर बरकरार रखना चाहते हैं 280, वो प्रेशर या तो बरकरार नहीं होगा या अगर बरकरार होगा भी तो
उस कंडेंसेशन मर से हीट जो है वो बहुत कम ही खारिज होगा, क्योंकि कंप्रेसर इस रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर है वो उतना बढ़ा ही नहीं सकेगा जितना कि इसको बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं कि अगर हम इसी कंप्रेसर पर से जो सक्शन प्रेशर है और डिस्चार्ज प्रेशर है वो अगर हम नॉर्मली ही ऑपरेट करवाना चाहेंगे तो जाहिर बात है फिर हम इस यूनिट के अंदर थोड़ा सा रेफ्रिजरेंट जो है वो हम ओवर चार्ज करते हैं। ओवर चार्ज का मतलब ये है कि यानी जितनी कैपेसिटी इस यूनिट के अंदर चार्ज होनी है, 1 किलोग्राम है वो चार्ज होना है, वो हम अगर उतना ही चार्ज करेंगे तो जाहिर बात है ये रेफ्रिजरेंट तो इस कंप्रेसर पर ओवरलोड हो जाएगा, और ओवरलोड होने की सूरत में आपका कंप्रेसर जो है ये उस रेफ्रिजरेंट को अपने अंदर नहीं गुजार सकेगा। अगर गुजार भी सकेगा तो नहायत ही हीट होगा और इस सूरत में आपका कंप्रेसर जो है वो जल सकता है। तो इसका मतलब कि अगर हम जो पीएच चार्ट है इस कंप्रेसर का वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि वो उसमें क्या हो जाएगा। इसमें ये जो लाइन है आपका यहाँ से सॉरी एक मिनट, ये जो लाइन है आपका यहाँ से ये थोड़ा सा इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब आई होप कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है। जब आपका जो ये लाइन है वो यहाँ तक आएगा तो इसका मतलब कि कुछ तो इसके अंदर हीट भी यानी टेम्परेचर कम एब्जॉर्ब होगा, यहाँ तक तकरीबन आएगा, यहाँ तक। ठीक है, और इसका प्रेशर भी जो है ना वो नहीं बनेगा जो कि इसको बनाना चाहिए। ये अब कंडेंसिंग का प्रेशर जो है वो तकरीबन कोई 21 बार या 20 बार तक ही लेके जा सकेगा। तो अगर कंडेंसर के अंदर हमारा कंडेंसिंग प्रेशर ही कम होगा, थोड़ा सा कंडेंसिंग टेम्परेचर कम होगा, और अगर कंडेंसिंग टेम्परेचर कम होगा तो इसका मतलब कि कंडेंसर जो एटमॉस्फेयर के साथ हीट एक्सचेंज कर रहा है उसके अंदर कमी आएगी। और याद रख ले, जब भी किसी एसी के अंदर हीट एक्सचेंज होने के अंदर जब कमी आ जाती है तो इसका मतलब कि हमारी यूनिट की कैपेसिटी कम हो जाती है। यूनिट की कैपेसिटी का क्या मतलब है कि यानी जो 12,000 BTU का एसी है, जो 12,000 BTU का एसी है वो एसी आपका तकरीबन कोई 0.25 टन का कैपेसिटी का ही किरदार अदा कर सकेगा। तो ये एक बेसिक मसला होगा जब आप किसी यूनिट के अंदर कंप्रेसर का साइज छोटा लगा लेते हैं। यानी एक तो आपका प्रेशर जो है ना वो कंडेंसर वाला सही नहीं बनेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन कोई 20 PSI तक ही बनेगा। दूसरी बात कि जो टेम्परेचर इस कंप्रेसर ने बढ़ाना था रेफ्रिजरेंट का, अब वो टेम्परेचर जो है वो नहीं बढ़ा सकेगा, थोड़ा सा कम बढ़ाएगा। तो इसका मतलब कि कंडेंसर के अंदर ज़्यादा जो रेफ्रिजरेंट है वो गर्म नहीं जाएगा, तो इस वजह से कंडेंसेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम इस नॉर्मल कंप्रेसर की जगह अगर हम कंप्रेसर की कैपेसिटी बढ़ाकर अगर हम लगा लेते हैं, मान लेते हैं कि 12,000 BTU का नॉर्मल का कंप्रेसर इसमें लगना था, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से या नासमझी की वजह से हमने 15,000 BTU के कैपेसिटी रखने वाला कंप्रेसर अगर हमने यूनिट के अंदर लगा दिया, तो इस सूरत में क्या होगा। देखिए, इस सूरत में क्या होगा कि अगर आपका नॉर्मल से कंप्रेसर की कैपेसिटी बढ़ गई, आपने कोई एक और कंप्रेसर लगा के इस यूनिट के अंदर, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये होगा कि जो 1 kg का रेफ्रिजरेंट हमने इस यूनिट के अंदर चार्ज किया हुआ है, उस रेफ्रिजरेंट की जो खींचने और डिस्चार्ज होने की सलाहियत जो है इस कंप्रेसर की वो ज़्यादा है। तो ज़ाहिरी बात है, अगर इस कंप्रेसर की जो खींचने और डिस्चार्ज करने की सलाहियत ही ज़्यादा है तो ये ज़्यादा वेलोसिटी यानी ज़्यादा स्पीड के साथ ये रेफ्रिजरेंट को खींचेगा, ज़्यादा स्पीड के साथ ये रेफ्रिजरेंट को अपने अंदर से गुजारेगा। तो अगर रेफ्रिजरेंट की वेलोसिटी यानी स्पीड इसके अंदर से बढ़ जाएगी, इसका मतलब यह है कि ऐसे यूनिट के अंदर जिसमें कंप्रेसर का साइज बड़ा लगा हो, ये इवापोरेटर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट को टाइम मिलना चाहिए थोड़ा सा, ताकि ये अच्छी तरह से हीट को इवापोरेटर के साथ एक्सचेंज कर ले, उस टाइम में कमी आ जाएगी। यानी ये कंप्रेसर की जो खींचने की सलाहियत है वो ज़्यादा है, तो इस वजह से ये ज़्यादा तेज़ी के साथ रेफ्रिजरेंट खींचेगा। ज़्यादा तेज़ी के साथ रेफ्रिजरेंट खींचने का मतलब ये है कि रेफ्रिजरेंट को काफ़ी कम टाइम मिलेगा इधर इवापोरेटर के अंदर सर्कुलेट होने का। ठीक है, क्योंकि कंप्रेसर ने बहुत तेज़ी के साथ इसको खींचना है। यूं ही कंप्रेसर ने जब ये रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज करना होगा तो कंप्रेसर इतना तेज़ी के साथ ये डिस्चार्ज करेगा कि कंडेंसर के अंदर भी रेफ्रिजरेंट को टाइम नहीं मिलेगा सही तरह से, ताकि वो अपना जो हीट है वो बाहर सही तरह से खारिज कर सके। इसका मतलब ये है कि जो कंडेंसर आपका 3
लेवल्स में काम कर रहा है। पहला सुपर हीट है, दूसरा फिर दरमियान में लेटेंट हीट है, फिर तीसरा सब कूल है। इसका मतलब कि कंप्रेसर ये प्रेशर इतना बढ़ाएगा और तेज करेगा वेलोसिटी को, स्पीड को, कि आपका जो कंडेंसर है उसको सब कूल होते होते ये कैपिलरी ट्यूब के अंदर जा चुका होगा। आपका जो रेफ्रिजरेंट है ये सब कूल होते होते कैपिलरी ट्यूब के अंदर ही जा चुका होगा। यानी कंडेंसर का तकरीबन जो 30% काम है वो यहाँ पर होगा ही नहीं, वो कैपिलरी ट्यूब के अंदर होगा। तो इस तरह से आपके जब रेफ्रिजरेंट का स्पीड यहाँ पर बहुत तेज़ हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब कि आपके रेफ्रिजरेंट के लिए यहाँ पर टाइम सही तरह से मुयस्सर ना होने की वजह से हीट ट्रांसफ़र यहाँ से कम होगा। और अगर यहाँ से हीट ट्रांसफ़र कम होगा तो इसका मतलब ये जो रेफ्रिजरेंट है ये आगे अपने साथ गर्मी को लेके इवापोरेटर तक वो गर्मी लेके जाएगा, और उस गर्मी का इवापोरेटर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही है, कोई फ़ायदा कोई नहीं होगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि इवापोरेटर के अंदर कम से कम टेम्परेचर मेंटेन हो, लेकिन चूंकि रेफ्रिजरेंट अपने साथ कंडेंसर से ही कुछ हीट कैपिलरी ट्यूब पर से गुजार कर अपने साथ लेके आया है, तो जाहिर बात है इवापोरेटर के अंदर जो यहाँ पर हीट जज़ब करने की एबिलिटी थी उसमें ही कमी हो जाती। लेकिन यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब सही इसलिए नहीं होगा क्योंकि रेफ्रिजरेंट के लिए बहुत कम टाइम मिल रहा है इवापोरेटर के अंदर कि वो इवापोरेटर के अंदर सर्कुलेट हो सके। क्यों? क्योंकि रेफ्रिजरेंट का स्पीड ज़्यादा है कंप्रेसर के बड़ा होने की वजह से। यही सेम प्रॉब्लम कंडेंसर के साथ भी है कि कंडेंसर चाहता है कि मैं रेफ्रिजरेंट को रुक रुक के इसके अंदर से हीट रिजेक्ट कर लूँ, खारिज कर लूँ, लेकिन चूंकि कंप्रेसर स्पीड ही इतना ज़्यादा लगा रहे हैं रेफ्रिजरेंट पर कि जो रेफ्रिजरेंट यहाँ पर इसको टिकना चाहिए कुछ सेकंड के लिए वो नहीं टिक रहा, और जाते जाते हुए इससे गर्मी हम खारिज नहीं कर सकेंगे। सो ये नुकसान होते हैं बड़े कंप्रेसर का। अगर आप जो प्रेशर इंथैल्पी चार्ट है अगर आप उस पर देखेंगे तो उस पर आपका जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो यहाँ से कंप्रेशन शुरू हो रहा है ये कंप्रेशन का लाइन जो है वो आपका तकरीबन कुछ इस हिस्से तक यहाँ तक आएगा। ठीक है, अब जब यहाँ तक आएगा तो इसका मतलब ये है कि रेफ्रिजरेंट का प्रेशर भी हल्का सा बढ़ गया। प्रेशर तकरीबन 30 बार 32 बार 33 बार तक बढ़ गया, और साथ ही साथ जो हीट इसने एब्जॉर्ब करना था वो अब इससे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी टेम्परेचर जो है आपका डिस्चार्ज का वो बढ़ जाएगा। टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा? क्योंकि कंप्रेसर ने मास फ्लो ज़्यादा खींचनी है, मास फ्लो ज़्यादा डिस्चार्ज करनी है, और साथ ही साथ जो रेफ्रिजरेंट की वेलोसिटी है, स्पीड है, उसको बढ़ा दिया। तो स्पीड बढ़ने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स के अंदर टकराव होगा वो बहुत तेज़ हो जाएगा। तेज़ होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडेंसर जो है वो इस काबिल ही नहीं रहेगा कि वो टोटल हीट जो है अपने अंदर से खारिज कर सके रेफ्रिजरेंट से, और रेफ्रिजरेंट को सही तरह से सबकूल कर सके। तो ये दूसरा नुकसान होगा अगर आपने किसी यूनिट के अंदर कंप्रेसर का साइज जो है वो बड़ा लगाया। ठीक है, अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पर कि अगर मिसाल के तौर पर हमने जो कंप्रेसर लगाया हुआ है वो तो हमने नॉर्मल लगाया है, ठीक है, लेकिन हमें समझ नहीं आई, हमने रेफ्रिजरेंट का मिकदार ही कम चार्ज किया, हमने रेफ्रिजरेंट का मिकदार ही ज़्यादा चार्ज किया। अब अगर हमने कम रेफ्रिजरेंट का मिकदार चार्ज किया और ज़्यादा रेफ्रिजरेंट का मिकदार चार्ज किया, इस सूरत में किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है? तो देखें, फ़र्ज़ कर लें, आप एग्जांपल के तौर पर ले लें कि अगर इस यूनिट के अंदर अभी जो कंप्रेसर है वो तो नॉर्मल लगा हुआ है, 1 ही टन का लगा हुआ है जिसकी कैपेसिटी है 12,000 या 13,000 BTU पर आवर, ठीक है, लेकिन हमने इस यूनिट के अंदर रेफ्रिजरेंट ही कम चार्ज किया। अगर हमने इस यूनिट के अंदर रेफ्रिजरेंट का मिकदार ही कम चार्ज किया तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि भाई आपके इवापोरेटर के अंदर अगर एक मखसूस मास का रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट कर रहा है मिसाल के तौर पर 10 सेकंड के लिए, ठीक है ना, तो ये इवापोरेटर एयर से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है अपने अंदर, ठीक है। अब अगर यहाँ पर मास ही कम होगा रेफ्रिजरेंट का तो जाहिर बात है, अगर लेट सपोज नॉर्मल इसमें कोई 300 ग्राम का रेफ्रिजरेंट हर वक्त जो है वो लो प्रेशर में रहता है, ठीक है ना, नॉर्मल हालत में मैं बात कर रहा हूँ कि अगर नॉर्मल हालत में जब यूनिट चलता है तो जाहिर बात है 300 ग्राम का रेफ्रिजरेंट तो तकरीबन इसमें रहेगा। अगर यूनिट के अंदर हमने 1 kg का रेफ्रिजरेंट चार्ज किया हो तो इवापोरेटर के अंदर 1 kg तक का रेफ्रिजरेंट तो इवापोरेटर के अंदर 300 ग्राम तक का रेफ्रिजरेंट तो रहेगा ही रहेगा।
और कुछ रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर के अंदर तकरीबन कोई 600 ग्राम का रेफ्रिजरेंट कंडेंसर के अंदर इस तरह 1 केजी का रेफ्रिजरेंट है, वो इस यूनिट के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर हर वक्त हरकत करता रहता है, फ्लो होता है। अब अगर मान ले नॉर्मली इवापोरेटर में 300 ग्राम का रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट हो रहा था, लेकिन अब हमने चूंकि रेफ्रिजरेंट का मिकदार ही कम चार्ज किया हुआ है, कोई 600 ग्राम ही चार्ज किया हुआ है, तो जाहिर बात है इवापोरेटर के अंदर तो 300 ग्राम का रेफ्रिजरेंट नहीं रहेगा, तकरीबन 200 ग्राम ही रहेगा, 180 ग्राम रहेगा, 210 ग्राम रहेगा। तो जाहिर बात है कम रेफ्रिजरेंट कम BTU ही एब्जॉर्ब करेंगे, कम रेफ्रिजरेंट कम BTU एब्जॉर्ब करेंगे। और दूसरी बात कि जो रेफ्रिजरेंट आपका अगर इसका प्रेशर यहाँ पर कम है तो जाहिर बात इसका टेम्परेचर भी काफ़ी कम होगा। तो इस सूरत में आपके एसी के अंदर जो आपका लिक्विड लाइन है उसमें रेफ्रिजरेंट की मास कम होने की वजह से इस पर आइसिंग शुरू होगी, यानी इस पर फ्रास्ट आना शुरू होगा। आपको हो सकते है आपका आधे एवापोरेटर जो है वो फ्रास्ट हो, आधे एवापोरेटर में तकरीबन कूलिंग ही ना हो। क्यों? क्योंकि मास जो है वो कम है, रेफ्रिजरेंट का मास का मतलब मिकदार रेफ्रिजरेंट का कम है, और जो इवापोरेटर की ट्यूबों का वॉल्यूम है, हुजम है, वो ज़्यादा है। तो ज़्यादा हुजम के अंदर कम अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट जब फ्लो होगा तो जाहिर बात है प्रेशर तो आपका कम होता जाएगा। तो जब प्रेशर कम होगा तो इसका मतलब कि आपके जो लिक्विड लाइन है उस पर आइसिंग आएगा, यानी बर्फ़ ये पकड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम जो हमारे पास pH चार्ट है, अगर हम उधर चले जाएंगे तो इस सूरत में जो आपका एवापोरेटर का प्रेशर है वो तकरीबन यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है ना, मैं आपको बता रहा हूँ तकरीबन यहाँ तक आएगा, सॉरी ये तकरीबन यहाँ इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक आएगा। अब जब यहाँ तक ये आएगा थोड़ा सा यहाँ से कम भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब यहाँ तक आएगा इसका मतलब ये है कि यानी पहले एवापोरेटर के अंदर प्रेशर था 4.8 बार, अब प्रेशर कम होके तकरीबन कोई 3.7 या 3.6 बार है। तो जब प्रेशर आपका कम होगा तो जाहिर बात है फिर रेफ्रिजरेंट ने आपका क्या शुरू करना है, रेफ्रिजरेंट ने आपका जो लिक्विड लाइन है वहाँ पर आइसिंग शुरू करनी है। दूसरी बात कि इस रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने के लिए कंप्रेसर को क्या करना होगा, बहुत ज़्यादा कोशिश करना होगा। लेकिन चूंकि रेफ्रिजरेंट का मिकदार ही कम है तो कंप्रेसर आपका चाहे बहुत ज़्यादा भी कोशिश क्यों ना कर लें, वो इस रेफ्रिजरेंट को जो 280, 290 या 200 या 300 PSI तक का डिस्चार्ज प्रेशर है, कंडेंसिंग प्रेशर है, वहाँ तक ये कंप्रेसर नहीं पहुँचा सकेगा। तो इसका मतलब कि अगर नहीं पहुँचा सकेगा तो कंडेंसिंग प्रेशर भी आपका कम हो जाएगा। अब कंडेंसिंग का जो प्रेशर है वो भी आपका कम हो जाएगा। तो इसका मतलब कि आपके कंडेंसर के अंदर जो ये नॉर्मल वाला कंडेंसेशन प्रेशर था ये भी कम हो जाएगा, तकरीबन यहाँ तक कम हो जाएगा। जब यहाँ तक कम होगा तो इसका मतलब कि कंडेंसिंग प्रेशर ही सही तरह से मेंटेन नहीं होगा तो कंडेंसिंग टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं होगा। ठीक है ना। तो अगर कंडेंसर के अंदर टेम्परेचर ही कम होगा तो BTU कंडेंसर से कम खारिज होंगे बाहर। तो जब कंडेंसर के अंदर BTU कम खारिज होंगे, इवापोरेटर के अंदर BTU कम जज़ब होंगे, तो आपके यूनिट के अंदर टोटल जो हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है जिसको हम टन ऑफ एयर कंडीशनिंग कहते हैं वो ही कम हो जाएगा। तो अगर वो कम होगा तो इसका मतलब आपका यूनिट सही तरह से परफॉर्म नहीं करेगा, हीट कम एब्जॉर्ब होगा रूम से। जो कस्टमर है वो शिकायत करेगा कि भाई मेरा AC सही तरह से कूलिंग नहीं कर रहा है। ठीक है, सो ये तो आप लोगों ने कुछ चीज़ें नोट की। जब हमारे पास यूनिट के अंदर रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कम हो, यानी यूनिट के अंदर प्रेशर कम होने का क्या मतलब है कि यानी रेफ्रिजरेंट का मिकदार ही कम हो जाए। ठीक है ना, इस वजह से। अच्छा, फिर से पीछे चलते हैं और देखते हैं कि अगर हमारे पास जो 1 टन का एयर कंडीशनर यूनिट है इसके अंदर प्रेशर कम नहीं हुआ बल्कि ज़्यादा हुआ। ज़्यादा क्यों हुआ? क्योंकि हमने इसमें गैस चार्जिंग करना था और गैस चार्जिंग करते 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 हमारी जो गैस चार्जिंग की हद है वो बढ़ गई और तकरीबन 1.4 kg तक हमने चार्ज कर दिया, जो कि होना चाहिए था सिर्फ और सिर्फ 1 kg। ठीक है, अब अगर कंप्रेसर यानी यूनिट के अंदर आपने रेफ्रिजरेंट का मिकदार ज़्यादा चार्ज कर दिया तो इस सूरत में क्या होगा? ठीक है ना, इस पर थोड़ी सी बातें करते हैं। पहले आते हैं साइकिल की तरफ। साइकिल में क्या होगा कि अगर
आपने इस पूरे यूनिट के अंदर 1 ही केजी का रेफ्रिजरेंट चार्ज कर रहा था, लेकिन गलती की वजह से या जाने अनजाने में आपने 1.4 केजी यानी 400 ग्राम का रेफ्रिजरेंट इसमें ज़्यादा चार्ज कर दिया। अब इस सूरत में क्या होगा? देखिए, सबसे पहली सूरत में ये होगा कि इस कंप्रेसर की जो मास फ्लो रेट है, जो कि तकरीबन 150 ग्राम पर सेकेंड है, उसमें क्या हो जाएगा? इजाफा हो जाएगा। इजाफा किस तरह हो जाएगा कि चूंकि एवापोरेटर के अंदर रेफ्रिजरेंट की मिकदार ज़्यादा है, तो एवापोरेटर से जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है वो कंप्रेसर पर से ज़्यादा आएगा। ठीक है ना? कंप्रेसर को कहेगा कि भाई, चूंकि मैं इधर प्रेशर के लिहाज से ज़्यादा हूँ, तो बराए मेहरबानी मुझे आप अपने अंदर से निकाल के कंडेंसर की तरफ भेज दो। कंप्रेसर कहेगा कि भाई, मेरे अंदर इतनी सकत नहीं है, मेरे अंदर इतनी तवानाई नहीं है कि मैं आपको पूरा का पूरा खींच के आपको कंडेंसर की तरफ डिस्चार्ज कर दूं। मैं तो अपने हस्बे तौफीक ही आपको करूंगा। ठीक है ना? हस्बे तौफीक ही आपको करूंगा, क्योंकि मेरे अंदर इतना वॉल्यूम ही नहीं है कि मैं आपको इतना ज़्यादा जो है वो डिस्चार्ज कर सकूं। तो यहाँ पर मसला ये हो जाएगा कि आपकी सक्शन लाइन पर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन कंप्रेसर के अंदर से जो रेफ्रिजरेंट है आपका, वो कम वॉल्यूम में ज़्यादा रेफ्रिजरेंट फ्लो होगा। कम वॉल्यूम में जब ज़्यादा रेफ्रिजरेंट फ्लो होगा, तो इसका मतलब आपका सक्शन प्रेशर बढ़ गया, साथ डिस्चार्ज प्रेशर भी बढ़ गया। तो सक्शन प्रेशर के बढ़ना, डिस्चार्ज प्रेशर के बढ़ना, इसकी क्या कंसिक्वेंसेज है आगे कि आपके कंडेंसर के अंदर का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, कंडेंसर के अंदर का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। फिर वही बात होगी कि आपके कंडेंसर के अंदर हीट प्रॉपर तरीके से बाहर खारिज नहीं होगा, और जो रेफ्रिजरेंट आपका आगे जाएगा वो अपने साथ कुछ गर्मी लेके जाएगा। ठीक है ना? फिर जब ये एवापोरेटर के अंदर इन होगा, तो इन हालत में इसका इतना ज़्यादा कूलिंग नहीं होगा। थोड़ा सा आगे जाते हुए दरमियान तक जब ये पहुंचेगा, तो ये फिर सब कूलिंग शुरू करेगा। सब कूलिंग का मतलब ये है कि यानी ये फिर रेफ्रिजरेंट से हीट रूम के एयर से हीट को अपने अंदर जज़ब करना शुरू कर देगा, और उसकी जो कूलिंग का जो महवर होगा वो इवापोरेटर कॉइल का आखिरी हिस्सा ही हो जाएगा। इवापोरेटर का आखिरी हिस्सा जब होगा, तो अक्सर इन अवकात में फिर आपका जो सक्शन लाइन है वहाँ तक रेफ्रिजरेंट पहुँच के अपना जो लिक्विड स्टेटिव वेपर में चेंज करना शुरू कर देता है। और जब सक्शन लाइन के अंदर से ये अमल शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब कि आपके यूनिट के अंदर क्या होगा कि सक्शन लाइन पर आइस आना शुरू हो जाएगा, फ्रॉस्ट बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सक्शन लाइन के रास्ते ही ये जो है ना अपना आप वेपर में कन्वर्ट लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो ये कंसिक्वेंसेस होते हैं जब आप किसी यूनिट के अंदर रेफ्रिजरेंट ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो इस सूरत में क्या होगा, अगर हम पीएच ग्राफ की तरफ चले जाएं और पीएच ग्राफ को एक नज़र देखें, तो जब किसी यूनिट के अंदर आप रेफ्रिजरेंट का प्रेशर बढ़ा देते हैं, यानी मिकदार बढ़ा देते हैं, तो जाहिर बात है उससे फिर कंप्रेशन में क्या करना है, वो बढ़ना है। कंप्रेशन अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब ये है कि आपका जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है कंप्रेशन के दौरान रेफ्रिजरेंट, वो भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, आपके पास रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जब रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो कंडेंसर इस काबिल नहीं होगा कि वो उस रेफ्रिजरेंट का जो हीट है वो बाहर रिजेक्ट कर सके। तो कंडेंसिंग प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा कि पूरा कंडेंसेशन नहीं होगा। पूरा कंडेंसेशन नहीं होगा तो जाहिर बात है फिर आपका जो एवापोरेटर का स्टार्टिंग पॉइंट है, एवापोरेटर के स्टार्टिंग पॉइंट में आपके साथ प्रेशर बढ़ जाएगा। तो आपका जो ये एवापोरेशन का लाइन है वो कुछ इस तरह आएगा। ये आपका कंडेंसेशन आ जाएगा, ये आपका कंडेंसेशन आ गया। फिर ये कैपिलरी ट्यूब का जो प्रोसेस है वो आ जाएगा, यहाँ तक पहुँच के फिर आपका जो एवापोरेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना? यहाँ तक पहुँच के आपका ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब टोटली जो आपका साइकिल है वो ऊपर की तरफ चला गया। ऊपर की तरफ जाने की वजह से इवापोरेटर के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा और कंडेंसर के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ना तो कंडेंसेशन के अंदर प्रॉपर तरीके से हीट रिजेक्शन होगा बाहर की तरफ, ना ही इवापोरेटर के अंदर प्रॉपर तरीके से हीट एब्जॉर्प्शन होगा कमरे के हवा से। तो दोनों सूरत में नुकसान किसका होगा? आपकी यूनिट का होगा। आपकी यूनिट का नुकसान किस तरह होगा कि वो प्रॉपर तरीके से हीट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो इसको हम ये नहीं कह सकेंगे कि ये 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की कैपेसिटी के मुताबिक आपका जो काम है वो कर रहा है। ये फिर क्या होगा, आपकी जो कूलिंग इफेक्ट है वो मुतासर हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है? और इन सारी सूरतों में जो रोटरी कंप्रेसर का नेचर है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। मिसाल के तौर पर आपके रोटरी कंप्रेसर के सक्शन पर प्रेशर कम हो जाए किसी भी वजह से, या तो आपने यूनिट के अंदर कंप्रेसर छोटा लगाया हुआ है, या आपने रेफ्रिजरेंट का मकदार ही कम चार्ज किया हुआ है,
किसी भी वजह से आपका सक्शन प्रेशर अगर कम होगा तो उससे सक्शन टेम्परेचर कम होगा, और रोटरी कंप्रेसर के लिए सक्शन टेम्परेचर अगर कम हो जाता है तो उसकी वजह से उसका जो सिलेंडर है जिसके अंदर रोलर घूम के प्रेशर बना रहा है, अगर रेफ्रिजरेंट का प्रेशर ही कम आएगा सक्शन से तो वो सिलेंडर गर्म होना शुरू हो जाता है, और वो सिलेंडर जब गर्म होगा तो फिर आपके कंप्रेसर के अंदर जो कंप्रेसर की बॉडी का, कंप्रेसर की वाइंडिंग का टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। तो इस सूरत में आपको बार बार कंप्रेसर के ट्रिपिंग होने का प्रॉब्लम पेश आ सकता है। और अगर आप टेम्परेचर को मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे सक्शन रास्ते से और फिर डिस्चार्ज की तरफ से जो रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर से निकल रहा है, अगर उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो उस सूरत में आपके कंप्रेसर पर ये एक्स्ट्रा लोड होगा, और एक्स्ट्रा लोड होने की वजह से आपके कंप्रेसर के बॉडी का टेम्परेचर साथ में जो वाइंडिंग का टेम्परेचर है वो दोनों बढ़ेंगे, और इस सूरत में भी आपको जो नुकसान है वो ये हो सकते हैं कि आपका कंप्रेसर जल सकता है, आपका कंप्रेसर जो है वो बार बार ओवरहीट हो सकता है। सो आई होप कि आज की वीडियो में आप लोगों को कंप्रेसर के बारे में पता चल चुका होगा कि कंप्रेसर के साइज़ बढ़ाने छोटा करने से हमारे सिस्टम के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कंडेंसर के ऊपर बात करेंगे कि अगर हम कंडेंसर का लेंथ बढ़ाते हैं, कंडेंसर का लेंथ कम करते हैं, या कंडेंसर का जो डाया है ट्यूब का वो हम बढ़ा देते हैं, कंडेंसर का डाया कम कर देते हैं, तो उस सूरत में हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं यूनिट के अंदर, आपके कंप्रेसर पर उसका क्या इफेक्ट होगा, और साथ ही साथ यूनिट के अंदर जो हीट एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है उस पर क्या असर पड़ेगा। सो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अंटिल टू नेक्स्ट वीडियो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।